अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे और उसके फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हो सकता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। सबसे पहले समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता हो। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम्स, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसकी सूरत में कैटाइन और एनाइन यानी कि चार्जेस डेवलप होते हैं उन एटम्स के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जो कि कैटाइन कहलाएगा, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है जो कि हमारा एनाइन कहलाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो एटम्स के दरमियान तो उसमें बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड को उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उनके चार्जेस की बिना पर हम लोग जो है फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। ग्रुप 1 जो है उसका जो चार्ज होता है +1 होता है, ग्रुप 2 का जो चार्ज होता है +2, ग्रुप 3 का चार्ज +3, ग्रुप 4 का चार्ज +4। ये तो यहाँ तक सीक्वेंस है, लेकिन ग्रुप 4 में -4 भी होता है। लेकिन ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 में थोड़ा सा उसका उल्टा होता है, -3, -2, -1, यानी कि ग्रुप 4 तक आपको -4 तक लिखना है, उसके बाद उल्टा कर देना है -3, -2, -1, इसका ऑपोजिट चलना है। ठीक है, ये तो आसान वे है समझने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर ये +1 चार्ज क्यों आया, +2 चार्ज क्यों आया, जबकि ग्रुप 7 का -1 चार्ज क्यों आया, इसको जरा हम लोग समझते हैं। अगर इसको हम लोग आसान तरीके से समझें तो हमारे पास जो है सोडियम ग्रुप 1 का है और क्लोराइड हमारे पास ग्रुप 7 का है। तो सोडियम का जो चार्ज होता है हम लोग कहते हैं कि +1 होता है, जबकि क्लोराइड का हमारे पास जो चार्ज होता है -1 होता है। क्यों होता है? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमारे पास क्लोराइड के अंदर 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और जब क्लोराइड उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। ठीक है, आप जरा देखो कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन का मतलब ये है कि 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर +1 आएगा। जबकि अगर क्लोराइड की बात करें तो 17 पॉजिटिव यानी कि 17 प्रोटॉन और 18 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव ज्यादा है इसलिए इसके पर -1 चार्ज आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रुप 7 के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर -1 चार्ज डेवलप होता है ग्रुप 7 वालों को। और जो ग्रुप 1 वाले होते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इस वजह से इनके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो वो यही वजह होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही क्यों करता है, क्या वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है लॉस करता है और क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसको जरा थोड़ा समझते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो यानी कि इसके जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 10, 10 + 1 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब हर एटम चाहते हैं कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है कि सोडियम अपना लास्ट शेल में चाहते हैं कि इसकी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए ये है कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले। तो उसके लिए क्या आसान है सोडियम के लिए? सोडियम के लिए आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, और क्योंकि सोडियम मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो गेन नहीं करते मेटल, क्योंकि ग्रुप 1 वाले जो है मेटल होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम का क्या होगा, उसका जो लास्ट शेल होगा वो हमारे पास सेकंड शेल उसका जो है लास्ट शेल बन जाएगा, उसकी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये वजह होती है कि सोडियम जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, ये वजह होती है।
अब जबकि हम लोग क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड जो है उसके एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है, ग्रुप 7 वाले नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था वो ये क्लोराइड ले लेगा, तो ये 7 की बजाय कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो जाएगा, इसके ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये वजह होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस करते हैं और इसलिए क्लोराइड जो है वो गेन करता है, और इस तरह से इनके दरमियान चार्ज डेवलप होता है, और इनके दरमियान जब चार्ज डेवलप होते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन आयन्स और उनके चार्जेस हमारे सामने मौजूद हैं। हम लोग जरा बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। ये जो अमोनियम से लेके हमारे पास फॉस्फेट है, ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयन्स कहलाते हैं। पॉली मींस मैनी, मैनी एटम्स, यानी कि बहुत सारे एटम्स से मिलके जो बने हुए होते हैं उनको, और उनके ऊपर जब कोई चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि कैटायन भी हो सकता है, और वो आयन आपका नेगेटिव यानी कि एनायन भी हो सकता है, तो हम इसको पॉलीएटॉमिक आयन्स भी कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि अमोनियम है, ये जो सारे जो लिखे हुए अमोनियम से लेके फॉस्फेट तक, ये इसकी फॉर्मूला और इसके चार्जेस आपको याद होने चाहिए। सुनाओ, अब लोग अगर बात करें हमारे पास जो अमोनियम है वो NH4 पॉजिटिव होता है, जबकि अमोनिया, अमोनिया जो होता है अमोनिया वो न्यूट्रल होता है, NH3 होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है। ये फर्क होता है अमोनियम में और अमोनिया में। इज दैट क्लियर? अब फिर हम लोग बात करते हैं आयरन और क्रोमियम की। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका जो चार्ज होता है वो फिक्स नहीं होता, उनका चार्ज वेरिएबल होता है। अब क्यों वेरिएबल होता है, वेरिएबल से मुराद ये है कि फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। और क्यों बदलता है, उसकी क्या केमिस्ट्री है वो एक अलग टॉपिक है, हम अलग लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास आयरन जो होता है वो उसका चार्ज +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। अब +2 कब होगा, +3 कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो ये उसके साथ रोमन्स में ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा, और जो क्रोमियम है उसके साथ जो रोमन्स में 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर +3 चार्ज होगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हम लोग अपने एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले एग्जांपल है वो सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम जो है हमारे पास Na है, और कार्बोनेट हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो CO3 है। सोडियम के ऊपर जो है +1 चार्ज है क्योंकि ग्रुप 1 का है, और कार्बोनेट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो -2 है। ठीक, तो इनके जो चार्जेस हैं हम लोग इसको क्रिस क्रॉस से स्टडी करते हैं, तो इनके जो चार्जेस हैं वो जब हम उसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये एक दूसरे के सबस्क्रिप्ट बन जाएंगे, यानी कि जो सोडियम का जो +1 चार्ज है इट विल बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ कार्बोनेट, and the charge of the carbonate that is -2 will become the substrate of the sodium, that will become like Na2CO3. is that clear now? तो अब इसको समझने का एक और तरीकेकार भी होता है। अच्छा, पहली चीज तो ये बतानी है कि हम लोग हमेशा पहले कैटायन को लिखेंगे, जो कि सोडियम हमारे पास +1 चार्ज रख रहा है तो हम लोग पहले उसको लिखते हैं फॉर्मूले में, और उसके बाद जो एनाइन होता है जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट है जिसके बाद -2 चार्ज है उसको हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं। ठीक है, पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनाइन को लिखते हैं, ये हमेशा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब दूसरा जो तरीका समझने का वो ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ये सोडियम है इसका जो चार्ज है हमारे पास +1 होता है, कार्बोनेट का चार्ज जो है वो -2 होता है। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसका जो ओवरऑल जो चार्ज होता है, ओवरऑल आयनिक कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसका वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। मेरा क्या मतलब है कहने का, मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम है इसका +1 चार्ज है, कार्बोनेट का क्या है -2 चार्ज है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं न्यूट्रल कर लूँ, यानी कि दोनों के चार्जेस को मैं कैंसिल आउट कर लूँ, तो क्या करूँ कि मैं यहाँ पर 2 सोडियम का इस्तेमाल कर लूँ। तो ये जब 2 सोडियम का इस्तेमाल करूंगा तो एक सोडियम +1 है, तो 2 सोडियम होंगे तो क्या हो जाएगा, +1 +1 +2 हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास ये कार्बोनेट -2 एक ही मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनका जो सोडियम कार्बोनेट का जो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब सर हम लोग जरा अगली एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे पास जो अगली एग्जाम्पल है वो है, इट इज मैग्नीशियम, बल्कि हम लोग समझते हैं पहले सोडियम सल्फेट को।
तो हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम का जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या है, इट इज +1, जबकि सल्फेट का जो चार्ज होता है हमारे पास इट इज -2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक दूसरे के सबस्क्रिप्ट बन जाएंगे और Na2SO4 हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर? जो दूसरा तरीका समझने का वो ये है कि हमारे पास जो है सोडियम जो है वो +1 है और कार्बोनेट हमारे पास क्या है, सॉरी सल्फेट हमारे पास क्या है, -2 है। तो अगर मुझे दोनों के चार्जेस को कैंसिल आउट करना है तो मैं यहाँ पर 2 सोडियम का इस्तेमाल कर लूंगा। सबस्क्रिप्ट में सोडियम के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा और ये -2। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के चार्जेस सेम हो गए और कैंसिल आउट हो गए, ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट हो गए, और तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया जो कि हमारे पास विद द न्यूट्रल स्टेट है। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये 2 तरीके हैं इसको समझने के। अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो है इट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम हमारे पास जिसका सिंबल होता है वो Mg होता है, नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो NO3 होता है। मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है वो +2 है क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। नाइट्रेट का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो -1 होता है। जब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Mg, ये हमारे पास Mg NO3 विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ 2। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये मैंने ये ब्रैकेट क्यों यूज किया है। उसकी वजह ये है कि जब भी पॉलीएटॉमिक आइंस, उनमें जब डिफरेंट एलिमेंट्स, अब हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे ना और उसके सबस्क्रिप्ट में 2 या 3 हो या 4 हो और सो ऑन, तो वहां पर हमें ये ब्रैकेट का यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? जब सबस्क्रिप्ट में 2, 3 या 4 हो, 1 नहीं बल्कि 2, 3 या 4 हो, तब हमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? वरना अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर मैं 2 इस तरह डायरेक्टली लगा दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरे फॉर्मूले को, नाइट्रेट के पूरे फॉर्मूले को डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि 3 2 6 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। तो ये तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला नाइट्रेट का, क्योंकि नाइट्रेट के फॉर्मूले में 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा जब सबस्क्रिप्ट में 2 या 3 या इसके अबव होगा। इज दैट क्लियर ना? अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है अगली एग्जांपल जो है वो है आयरन 2 ऑक्साइड। ये हमारे पास आयरन 2 ऑक्साइड है। आयरन जो है हमारे पास Fe है, हाइड्रो ऑक्साइड जो है हमारे पास OH है। तो आयरन के जो चार्ज है यहाँ पर रोमन्स में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब +2 है, और हाइड्रो ऑक्साइड का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो -1 है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FeOH विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ 2। तो हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑफ 2 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड भी पॉलीएटॉमिक है। ये जो हाइड्रोक्साइड है पॉलीएटॉमिक है, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज हुए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जब 2 है तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, so you feel free to ask in the comment section. Thank you so much.